बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। कांग्रेस ने भी बनाया प्लान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़। सियासत देशभक्ति की ओर। देशभक्ति पर सियासत कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की छवि जहां देशभक्त वाली पार्टी की है, तो वहीं कांग्रेस देश की आजादी में खुद की भूमिका को अहम बताती आई है। लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश में देशभक्ति पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी तक बदल दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तिरंगा के स्टॉल लगाए गए हैं। सरकार ने प्रदेश भर में 1,51,00,000 तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। आजादी के मायने बीजेपी अपने अंदाज में समझा रही है। तो आजादी का अमृत महोत्सव है। इस तिरंगे की आन और बान और सम्मान के लिए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने अपना जीवन इस देश की आजादी के लिए लगाया, उस आजादी को 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। उस आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर में तिरंगा लगे। बीजेपी के अभियान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी प्लान तैयार कर रखा है। कांग्रेस लगभग 75 जगह तिरंगा फहराने के लिए 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने जा रही है। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी का अभियान हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के तिरंगा अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस तिरंगा अभियान को बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही है। इस बार उदयपुर संकल्प जो शिविर हुआ था, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि आज़ादी का 75वां जो वर्ष है उसको हम उत्सव के रूप में मनाएंगे। और 9 अगस्त उसके लिए उन्होंने चयन किया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, क्योंकि इस कार्यकाल में लगभग सभी पूरा देश एक देशभक्ति के मूड में डूबा रहता है। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। सियासत में देशभक्ति प्रिय विषय है। बीजेपी को इसका फायदा भी कई बार मिला। हालांकि कांग्रेस इस विषय पर खुद को उतनी मजबूती से पेश नहीं कर पाई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब कांग्रेस भी देशभक्ति की लाइन पर आगे बढ़ रही है। पद यात्रा उसका ही एक उदाहरण है। साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में देशभक्ति को लेकर माहौल अभी से बनाया जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है झंडा चुनावी एजेंडा। झंडा भी चुनावी एजेंडा हो सकता है और सियासत और राजनीति में निश्चित तौर पर जब आप उतरते हैं और चुनावी इच्छा के साथ मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारे मसले चुनावी हो ही जाते हैं। तो अब ये मसला भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल, और इस 75 साल में अभी फिर एक बार मैंने किताब उठाई है सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और उसमें गांधी एक जगह कहते हैं कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर कर्ज चुकाने के लिए बड़े भाई के दाहिने हाथ में पहने गए सोने के कड़े का कुछ सोने का हिस्सा बेचने का फैसला किया। बेच दिया, पैसे मिले और फिर अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि मन में ये बात हजम नहीं हो रही थी। पिताजी को चिट्ठी लिखी, उस समय वो रोग से पीड़ित थे। चिट्ठी उनके हाथ में थमाई और मैं भाग गया। पिताजी उसको पढ़ते कुछ नहीं बोले, आंखों से आंसू की बूंदें गिरीं और बाद में मैं भी खूब देर तक रोता रहा। लेकिन ये प्रण किया कि अब ना इस तरह का काम करूँगा, ना झूठ बोलूँगा। एजेंडा इसका भी होना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं इम्पॉसिबल बात कर जाता हूँ सर, भावुक आदमी हूँ, थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि इसके कहने से आप में से भी अनेक लोग भावुक होंगे ही। वो भी सोचेंगे थोड़ा भावुकता से कि एक एजेंडा ये भी होता कि आज से राजनीति ज़रूर करेंगे लेकिन एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे पर बिलो द बेल्ट वार नहीं करेंगे। चुनाव जीत हार होती रहेगी लेकिन हम इस तरह से नहीं लड़ेंगे कि जनता को भी लगेगा कि हम किस तरह लड़ रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता और अब ये आलम है कि किसी भी हद तक जाने की तैयारी है। तो चलिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हो सकता है ये भी किसी दिन मुमकिन हो और इस तरह की सोच के साथ हम सियासत में आगे बढ़ें। लेकिन झंडा का एजेंडा कितना दिल तक पहुंचेगा जनता के, इसको हम देखेंगे ज़रूर।
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में जो दो मेहमान हैं उनमें हैं संदीप पौराणिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार और संवेदना के धनी एक पत्रकार हैं, उनका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनके लिए भी इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल मैं बेहिचक करूँगा। और जो हमारे तीसरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष जी, उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा। थोड़े गंभीर हो चले हैं वो, दायित्व तो बढ़ रहे हैं तो चेहरे का गांभीर्य भी बढ़ रहा है। गांभीर्य भी बढ़े, दायित्व भी बढ़े, इसके लिए उनको ढेरों शुभकामनाएं। संदीप जी, मैं कोई भावुकता की बात नहीं करूँगा। मुझे ये बताइए कि झंडा भी एजेंडा है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव हम 75 वर्ष पूरे होने पर मना रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं के साथ किस तरह आप देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी की इस चुनावी जंग को भी, सियासी जंग को भी? जी शरद जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और तिरंगे की बात हो रही है। 15 अगस्त आता है तो उसके पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, आज़ादी के गीत गाए जाने लगते हैं, त्याग और बलिदान की बातें होने लगती हैं। दोनों राजनीतिक दल अपनी तरह से करते हैं। बीजेपी ने घर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है, उसने नए तरह से एक राष्ट्रवाद को स्थापित करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक बीजेपी इस तरह के अभियानों में सक्रिय नजर नहीं आई। इस बार उसने अमृत महोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश में ही 1.5 करोड़ घरों में झंडा लगाने का लक्ष्य रखा है। ये एजेंडा तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बीजेपी एक नई लाइन पे भी चल रही है शरद जी, मुझे लगता है। कांग्रेस कहती है हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा, बीजेपी पे हमले भी करती है। लेकिन बीजेपी ने पहली बार इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की और तिरंगे को थामकर। आप इसको जोड़िए राम मंदिर से। राम मंदिर, राम सबकी आस्था के प्रतीक रहे हैं, लेकिन राम किसके हो गए? बीजेपी ने धीरे 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 उस चीज को ऐसे बनाया जैसे राम सिर्फ बीजेपी के, राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का। मुझे लगता है कि अब तिरंगे के जरिए बीजेपी ने एक नए एजेंडे पे काम शुरू किया है। और अगर कांग्रेस इस मौके पर कोई चूक कर गई या बीजेपी को घेरने की कोशिश में लग गई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नए नुकसान के लिए तैयार भी रहना पड़ सकता है कांग्रेस को। अब्बास हफीज़ साहब, ये गंभीर एक पक्ष को सामने रखा है संदीप जी ने। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आज़ादी की, जंग आज़ादी की एक लड़ाई जिसमें आप अपनी भूमिका को लेकर बातें तमाम करते रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका राष्ट्रवाद का एक, मैं नहीं कहूँगा भिन्न पक्ष तो कुछ होता नहीं है, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद ही है। लेकिन बीजेपी का राष्ट्रवाद ये कहता है कि उरी अटैक, अपने दुश्मन के घर में जाकर उसको मुंह तोड़ जवाब दो। और वो तमाम पहलू जो देश से प्यार करने के लिए, देश से प्यार करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उन तमाम मसलों पर बीजेपी का एक बहुत ही आक्रामक स्वरूप मैं कहूँगा सामने आता है। बहरहाल, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर और किस तरह देखते हैं झंडा एजेंडा को? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम भाजपा को तिरंगे से जोड़ने में कामयाब हो गई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था ने अगर विरोध किया था तिरंगे का, तो वो डॉक्यूमेंटेड है। और इतिहास ये भी नहीं है कि 400-500 साल पुराना हो, 70 साल पुरानी बात है, 80 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ऑर्गेनाइज़र के लेख मौजूद हैं जो आरएसएस का मुखपत्र रहा है। तो आज की तारीख में कोई भी क्या भारत का नागरिक इस बात को पसंद करेगा जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए न जाने कितनों ने जान की आहुति दी है, अपने बलिदान दिए हैं, उस तिरंगे का विक्रय किया जाए? कभी नहीं सुना था इतिहास के अंदर कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक अपने कार्यालय के अंदर एक सरकारी योजना को, जिसमें ये कहा नहीं गया था कि तिरंगे को बेचा जाएगा, 11 कंपनीज़ को ठेका दे के 7 कंपनीज़ भले ही गुजरात की हों, उसके अंदर 1000 करोड़ का काम हो, और उसके बाद जब उसको बेचने के ऊपर आएँ तो मुझे लगता है कि किसी को भी आपत्ति हो सकती है कि आप एक योजना को एक व्यवसाय का केंद्र बिंदु बना दें, तो अच्छी बात नहीं है। और क्या ये इतिहास में नहीं है पहले से लिखा हुआ कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही है जिसने तिरंगे को अपने देश का झंडा कबूल भी किया, बनाने का काम भी किया, और इन्होंने विरोध किया। आज अगर ये बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए और बीजेपी जिसने 55 साल, जिसकी मातृ संस्था ने विरोध किया हो तिरंगे का, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाने लगे
और ये कहने लगे कि आप तो विरोधी हैं, तो ये दुखद है। दूसरी बात यह है, अपनी बात को पूरी करूंगा यहाँ पर, ये बात सब जानते हैं कि जो मैंने लेख की बात करी, आरएसएस के माउथपीस के लेख की, सन 47 14 अगस्त के, उसमें साफ लिखा गया था कि ये 3 रंगों का मिश्रण अशुभ है और इसको जो गांधी जी का आह्वान है अपने घरों पर लगाने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं लगाए। ये तो आरएसएस ने आह्वान किया था। आज वही आरएसएस राजनीतिक फायदे के लिए उसी आरएसएस के का सिस्टर कंसर्न भारतीय जनता पार्टी, वो सीधे तौर के ऊपर कह रहे हैं हम घर घर लगाएं। 20 करोड़ झंडे बनवाए जा रहे हैं, कंपनीज को ठेके दिए जा रहा है, पॉलिएस्टर बनाया जा रहा है, बदला जा रहा है बहुत सी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी व्यक्ति जो तिरंगे से प्यार करता है वो राजनीति का केंद्र तिरंगे को नहीं बनने देगा। और हमारी जो यात्रा है वो तो उदयपुर चिंतन शिविर में तय हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से काफ़ी पहले कि हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्राएं निकाली जाएंगी, तिरंगा यात्रा। आशीष जी क्या कहेंगे सर? जी आशीष जी। देखिए, सबसे पहले अगर आपके शीर्षक पर ही मैं जाऊं, अगर देश का झंडा लहर लहर लहराए और मां भारती का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, तो ऐसा राजनीतिक एजेंडा तो सेट होना ही चाहिए। अब्बास जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस, ये कांग्रेस, तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस इंदिरा है, जो कांग्रेस के ए से लेके जेड तक टुकड़े हुए, जब दूसरों में विलय हो गए तो इन्होंने इसको आईएनसी नाम दे दिया। ये एक राजनीतिक दल है, जबकि वो इस देश को जिस छाते के नीचे बैठ के राजनीति और आज़ादी का आंदोलन छेड़ना था, वो गांधी जी की कांग्रेस अलग थी और गांधी जी स्वयं उसको समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ समय बाद जाके उनकी पुण्याई को खाने का प्रयास कोई नई कांग्रेस करेगी। देखिए, अभी तक इस देश में झंडे से लोगों का जो एक संबंध रहा है वो एक औपचारिक संबंध रहा है, वो एक संस्थागत संबंध रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पर झंडा फहरता है, कर्मचारी कार्यालय जाते हैं वहां पर झंडा फहरता है। पर मोदी जी के नेतृत्व में ये झंडे के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव और एक घर घर झंडा हर किसी के विद्यमान हो, ये एक अनूठा प्रयास है और निश्चित ही इससे देश और राष्ट्र प्रेम की भावना को बल मिलेगा। मेरे कांग्रेसी मित्र स्पष्ट करें कि क्या वे इस घर घर झंडा फहराने के अभियान के विरोध में हैं? अगर नहीं है तो आपत्ति क्या है? आपत्ति वो क्या चाहते थे कि सरकार इसको उपलब्ध कराए? सरकार उपलब्ध कराते तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार होती तो इसमें भी कोई स्कैम ढूंढती। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे योगदान से अपनी सुविधा अनुसार घर पर झंडा फहराए और मुझे लगता है कि ये तो स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेसियों को देखिए आपत्ति इस बात से होती है कि आजादी के 75 साल बाद घर घर झंडा फहराने का एक ये जो प्रयास था वो आज तक कांग्रेसियों ने क्यों नहीं किया। दूसरी बात, ये जितनी भी बातें इन्होंने आरएसएस और कांग्रेस के विरुद्ध कही, तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि इसमें तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या संघ ने कभी झंडे का विरोध नहीं किया। ये कांग्रेसी इस तरह के अनर्गल प्रलाप निरंतर करते रहे। देखिए, सच्चाई है कि इस तरह के अभियान में कांग्रेसियों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह के अभियान, अनूठे अभियान वो कैसे छेड़ सकते हैं, इस पर चिंता करनी चाहिए। और इस देश की आजादी में ना तो अब्बास जी का कोई योगदान रहा है ना आशीष अग्रवाल का रहा है, ये तो उन हुतात्माओं का योगदान था जिन्होंने अपना सर्वस्व और अपनी पीढ़ियां खपा दी। कम से कम उनकी पुण्याई को 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मेरे महापुरुष में ना बांटे। वो महापुरुष देश के थे और सबकी संपत्ति है, उनकी पुण्याई को खाने का प्रयास ये इंदिरा कांग्रेस ना करे। बोलिए अब्बास साहब। ये बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली आशीष जी ने जो लगता है मुझे कि उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, तो ये आरएसएस तो वही आरएसएस है जिसने विरोध किया था। ऑर्गेनाइज़र के अंदर जो लेख लिखा हुआ है आपके आरएसएस के माउथ पीस के अंदर, तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं आशीष जी। कल आपके प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो तो हमने जो हमसे राय मांगी थी, हमने अपना ओपिनियन दिया था, एक हमारी राय थी, तो उसको नहीं बदल सकते हैं आप। और आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान नहीं चलाया कभी, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। सन 47 में कांग्रेस पार्टी नहीं चलाया था, जिसका विरोध आरएसएस ने किया था। जब गांधी जी के आह्वान के ऊपर नेहरू जी ने लोगों से कहा था कि हर घर के ऊपर आप तिरंगा लगाइए, तो आरएसएस ने कहा था अशुभ है, लगाना मत इस तिरंगे को। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। और मैंने ये भी पूछा आपसे, मुनासिब समझता हूँ कि आपने कहा कि ये आरएसएस, ये कांग्रेस और ये आईएनसी है, तो वो आरएसएस तो वही थी ना जो आज है, जिसने 55 साल नहीं लगाया। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं के ऊपर केस दर्ज हुआ जब हम इंदौर में आज से
20 साल पहले, 15-17 साल पहले मैं कहूँगा, जब गए थे युवा कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ा था कि आरएसएस में तिरंगा फहराने का, तो केस दर्ज कर दिया गया था। आज तक हमारे साथियों पर केस चल रहे हैं। आप चाहें तो आपको एक उसका प्रतिलिपि भेज दूंगा, तो आप शायद बीजेपी की तरफ से विड्रॉ करा देंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारा और आपका कोई योगदान नहीं है। मैं मानता हूँ मेरा और आपका व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले जो आपकी पार्टी के लोग थे, उनका योगदान तो बिल्कुल नहीं होगा ना। अटल जी को मैं कहना नहीं चाहता या कोट नहीं करना चाहता, एक बहुत महान व्यक्ति रहे, लेकिन उन्होंने तो गवाही तक दे दी थी। गवाही तक दे दी थी उन लोगों का जिनका हाथ था, जिनका योगदान था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, उनको सजा हुई थी। तो इस तरह के आपका जो इतिहास, मुझे लगता है कि इन तथ्यों का आज यहाँ इनकी न प्रासंगिकता है। अब्बास साहब, माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत तो है। शुरू करी थी कि ये वो कांग्रेस नहीं है, ये वो आईएनसी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उधर से बात आई तो उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम इंडिविजुअल लेवल पर ले जाएं। अगर आप उसका भी उदाहरण कोट करते हैं तो बहुत से ऐसे उदाहरण आगे हमें ये भी मिलते हैं, अटल जी के और कांग्रेस के नेताओं के बीच में किस तरह के संबंध थे। खुद नेहरू ने किस तरह से 57 में पहले निर्वाचन के बाद विद्याचरण शुक्ला और अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाकर कहा था तुम दोनों से बहुत उम्मीदें हैं, और किस तरह से नरसिम्हा राव ने एक स्लिप दी थी अटल बिहारी वाजपेयी को कि मैं तो नहीं कर पाया लेकिन तुम पोखरण जरूर करना। ये हमारी राजनीति का चरित्र है। किस समय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या विचार था, क्या नीति थी, ये मीमांसा का विषय बेशक हो सकता है, विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर मैं ये मेरा अपना मत है। आप स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कई बार हो जाते हैं जिसमें हम उसकी तह में नहीं जाते, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो जनसंघ की बात हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो, हम बिना तह में गए हुए, मुझे लगता है इसीलिए इस देश में ये मुद्दा बार बार उठता है कि इतिहास का पुनर्लेखन एक बार भारतीय संदर्भों के अनुसार अनुरूप अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये बेहद खर्चीली प्रक्रिया है। इजराइल जैसे राष्ट्र ने इसको संपादित किया। बहरहाल मैं मुद्दे पर लौटता हूँ। संदीप जी, फिर मुझे ये समझाइए, जो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, बीजेपी ने ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत एक अलग अंदाज के साथ मुद्दों को देखा है और ये समझा है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि आज़ादी की लड़ाई हो, कांग्रेस का दबदबा रहा है, और आज़ादी की लड़ाई के बाद आज़ाद भारत में जो 40-45 साल का सियासत में केंद्र और राज्य में एक लंबा वक्त है, वो कांग्रेस के नाम है। तो कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल्स, कांग्रेस का एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व, बड़े बड़े संगठन सांस्कृतिक, कांग्रेस की दृष्टि, कांग्रेस की सोच, जिसको बीजेपी आरोपित करती है कि ये कांग्रेस विचारधारा से प्रेरित बुद्धिजीवी हैं, उनसे लड़ने के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण टूल्स की तरफ बीजेपी इस तरफ बढ़ रही है, जिसमें संस्कृति, आज़ादी को लेकर बीजेपी का एक नज़रिया, जिस तरह से पटेल साहब की तरफ बढ़ी बीजेपी, जिस तरह से गांधी जी की तरफ बढ़ी, और अब तिरंगा। शरद जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर एक एक कदम बढ़ाकर उन चीज़ों को, मैं हो सकता है ये शब्द बेहतर नहीं हो, हड़पने की कोशिश कर रही है जो पहचान हुआ करते थे कांग्रेस की, या कांग्रेस जिन चीज़ों को लेके आगे बढ़ती थी। गांधी की बात कर लें, हम पटेल की बात कर लें, ये सब चीज़ें जोड़ के कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ती रही है। और बीजेपी एक राजनीतिक रणनीति के तहत, चाहे वो सरदार पटेल की स्टैचू का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, गांधी जी से जोड़ के धीरे धीरे वो ऐसे जोड़ती जा रही है जैसे ये नायक बीजेपी के ज़्यादा करीब रहे हों, कांग्रेस से दूर रहे हों। और उसी के तहत मुझे ये लगता है कि जो तिरंगा अभियान है वो भी बीजेपी की एक राजनीतिक रणनीति के साथ और लोगों के करीब पहुंचने की एक योजना का हिस्सा है, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में लोकसभा और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं करीब। क्योंकि आशीष जी, ये जो मसला है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी के पितृ मातृ पुरुष आरएसएस की तरफ उंगलियां उठाने का प्रयास करती है, क्या पार्टी के लिए ये एक राइट टाइम ये भी है कि आप इन सारे विषयों पर बहुत ही रैशनल, तार्किक और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सामने आते हुए उस पक्ष को स्पष्ट करने का बहुत मजबूत प्रयास करें जिनको लेकर कांग्रेस आप पर हमले करती है? जी आशीष जी। जी देखिए, एक तो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम बहुत ज़्यादा इतिहास को खोदें या ना खोदें, वो तो अपने आप इतिहासकार करेंगे।
पर वर्तमान में हमारी पार्टी और हमारे नेताओं के जो काम हैं वो बताते हैं कि वो उसी भावना के अनुरूप है जो इस देश के पहले के महापुरुषों ने तय किया। मसलन अगर हम समरसता की बात करते हैं तो हम बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। जब मोदी जी गंगा के तट पर बैठ के सफाई कर्मियों के पैर पखेरते हैं तो इससे ज़्यादा आप अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। जब हम गांधी जी के स्वच्छता के विचार को आगे बढ़ाते हैं तो गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और अभी आदरणीय संदीप जी ने एक शब्द यूज किया, हड़पना, तो यही तो विषय है जिसको हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं कि इस देश के महापुरुष किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं हो सकते, वो तो देश के हैं। और किसी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ उसकी तस्वीर लगा के उसका राजनीतिक दुरुपयोग करने से नहीं, उसके विचारों को बढ़ाकर होती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पे किया है और आगे भी करती रहेगी। अब मेरा प्रश्न मेरे मित्र से है। उन्होंने कहा कि आजादी में किसका योगदान नहीं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि कवि कभी झूठ नहीं बोलते। अकबर इलाहाबादी ने 1929 के आसपास एक शेर लिखा था, वो मैं शेर इनके सामने रखता हूं कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और ये मोतीलाल नेहरू जी के लिए था। आप बताइए कि अंग्रेज काला पानी की सजा किसको देंगे, जो उनके दुश्मन थे, और कंफर्टेबल मखमली गद्दों पे सुलाने वाली सजा किसको देंगे, जो उनके मित्र थे। तो काला पानी की सजा मिलती थी आशीष जी, मुझे लगता है आशीष जी हम थोड़ा सा नेहरू जी को। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अंतिम बात मैं पॉजिटिव, चलिए सुन लीजिए पूरा वक्त रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री 30 सेकंड, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कांग्रेसियों के भी हैं। उन्होंने अगर आह्वान किया तो बताइए कितने कांग्रेसियों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल को तिरंगे में बदला। इसका मतलब उनको एक अच्छी पहल भी स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, जब आरिफ मसूद जैसे नेता 2019 में कहते हैं कि वे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या भारत को माता नहीं बोलेंगे, चलिए बहुत लंबा आप ऐसे आरोप में आप बहुत नहीं सकता हूं। संविधान बदलने के लिए बीजेपी के नेता आए हैं, इस तरह के बयान है, मैं कोट करूंगा, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। सबसे पहली बात, सर बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने, और इन्होंने महापुरुषों की बात करी। तो क्या नेहरू जी महापुरुष नहीं है इनकी नजरों के अंदर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके ऊपर कितने आरोप लगाए जाते हैं हम जानते हैं। पटेल साहब की बात यहाँ पर संदीप जी ने करी, सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत आराम से सर। पटेल साहब का नाम यहाँ पर लिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही याद आता है मुझे कि उन्होंने ही आरएसएस को कहा था कि बैन हटेगा, तिरंगे को और संविधान को कबूल करो, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इन्होंने बहुत सारी आपकी बात थी कि पक्ष कैसे मजबूत कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, पक्ष कैसे मजबूत कर सकती है भारतीय जनता पार्टी उन सारे आरोपों के ऊपर जो आरएसएस पे लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 साल पुराने अखबारों के अंदर वो तथ्य मौजूद हैं जहां इनके ही मातृ संस्था ने विरोध किया है एक लंबे समय तक। उसी के इर्द-गिर्द ना घूमे हम जी। और ये मोतीलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू जी को जेल हुई है, वो जेल गए हैं, एक लंबे समय उनको जेल में भी रखा गया, और नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी नहीं कहा, ये तो उस समय के कवि यहाँ पर तो आप दूसरों को कोट कर रहे हो। आरएसएस ने तो तिरंगे को अपने यहाँ पर लगाने का जो काम किया है वो 2004-5 में किया है। तो इतना पुराना इतिहास आप जो बदलने जा रहे हैं वो मुश्किल है। हमारी सिर्फ आपत्ति है राजनीतिकरण से, कि आप राजनीति मत कीजिए और तिरंगे का विक्रय मत कीजिए। ये व्यवसाय की चीज नहीं है। लोग अपनी आस्था के साथ तिरंगे को आन बान शान समझ के बहुत एक लंबी सदी से लगाते आए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। आरोप प्रत्यारोप से पीछे हटिए और व्यवसाय का केंद्र बनाने से इसका अपमान मत कीजिए। संदीप जी, इस तमाम बहस के बीच में एक और जो मसला मुझे लगता है थोड़ा पीछे छिपा है, जिसको मैं फिर आज़ादी के आंदोलन से जोड़ूं, कि गांधी जी की मकबूलियत, उनकी लोकप्रियता, उस समय भी उनके कंटेम्प्रेरियों के बीच में, कंटेम्प्रेरी जो लीडर्स थे उनके बीच में चर्चा और कुछ जगह ईर्ष्या का विषय भी होती थी। खुद नेहरू से बहुत लोकप्रिय रहे गांधी, सुभाष चंद्र बोस से उनकी मतभिन्नता जाहिर है, मैं नहीं कहता कि उसके पीछे कहीं श्रेय की लड़ाई थी, लेकिन ऐसे कई लीडर्स थे जो गांधी की टावरिंग पर्सनैलिटी के पीछे तो लोकप्रियता निश्चित तौर पर, और जो राजनीति को समझते हैं वो कहते हैं गांधी जी से बेहतर पॉलिटिशियन कोई नहीं था, जो जन भावनाओं को समझते थे। लोकप्रियता की बात करें तो नेहरू जी के बाद इंदिरा जी उसी लहर पर सवार हुई और उसी लोकप्रियता के चलते वो निर्विवाद हुई। खुद ये नारा दावा किया जाता है कि संघ की तरफ से आया,
पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के बाद कि वो तो दुर्गा हैं। फिर ये बात, अब मैं आगे बढ़ूं बीजेपी में, तो अटल जी के बाद लोकप्रियता का ये एलिमेंट नरेंद्र मोदी जी से जुड़ता है। आपको इसको भी स्वीकारना पड़ेगा कि लोकप्रियता एक बहुत बड़ा तत्व है जो जनता से आपको मिलता है। आप जनता के बीच मान्य हुए बिना लोकप्रिय नहीं हो सकते। ये गांधी का सच है, ये नेहरू का सच है, इंदिरा जी का सच है, अटल जी का सच है और ये मोदी जी का सच है। कांग्रेस को इस तथ्य को समझना होगा कि जब तक राहुल जी, प्रियंका जी को एक उस लेवल पर आने पर, सोनिया जी ने अपनी एक नियंत्रित भूमिका रखी, कंट्रोल्ड भूमिका रखी, वो ना अपनी सीमा से आगे बढ़ी, ना उन्होंने लोकप्रियता के फेर में बहुत डूबना पसंद किया। लेकिन राहुल और प्रियंका जी को अभी इस जंग में, जनता के बीच लोकप्रियता की जंग में अपने को प्रूव करना है। जी, कांग्रेस के नजरिए से जुड़ा मेरा सवाल। शरद जी, नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर लीडर है, इसे कोई नहीं नकार सकता। कांग्रेस सबसे बड़ी, मुझे ये लगता है कि ये दौर है कि मोदी पर हमले करने से बचना चाहिए। जब भी किसी आदमकद प्रतिमा पर या यूं कहें कि प्रतिष्ठित व्यक्ति पर या स्थापित व्यक्ति पर पत्थर फेंकते हैं जब, तो नुकसान आपका होता है। आपको बड़े बनने की कोशिश करना चाहिए। वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, कांग्रेस का सारा जोर मोदी पर हमला करने के लिए है। तिरंगा जैसी यात्रा निकल रही, कहीं ना कहीं आने वाले समय मोदी को भी घेरने की कोशिश होगी और उससे नुकसान भी होता है राजनीति में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि ये भी है कि आप जब ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर बहस करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस जेंट्री के सामने ये बहस कर रहे हैं, किन लोगों के सामने ये बहस कर रहे हैं। देश में अब ऐसे एक जनरेशन डोमिनेटिंग है जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, और ये मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग आज़ादी के इतिहास और उन तमाम तथ्यों से कितने परिचित हैं, आपको ये सोचना चाहिए। और अपनी राजनीति का जो सिरा है, ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, क्या उसके हिसाब से भी तय करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बातें कितनी ऑर्थोडॉक्स हुई हैं आज, ये सवाल मैं सिर्फ विचार के लिए, जो लोग देख रहे हैं इस बहस को, उनके लिए मैं छोड़ता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ मुद्दों पर सियासत ना हो तो बहुत बेहतर है। देश की जंगे आज़ादी, उसका इतिहास, उससे जुड़े लोग और एक दूसरे की राष्ट्रभक्ति को प्रश्नांकित करने का ये जो सिलसिला है कि हम आपसे ज़्यादा देशभक्त हैं, ये भी एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ता है जिसका सिला अच्छा तो नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब और बहुत शुक्रिया संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत में बदलाव। नमस्कार।